Hello everyone and welcome back to our YouTube channel EduJoy where education is made joyful. I hope you all are doing pretty well. Okay, so let's quickly get into the chapter. Before that, please subscribe to my channel and comment down what chapter you want next. Okay, let's get started guys. In today's video, we are going to discuss your class 10th Geography chapter number 2 that is Forest and Wildlife Resources. Now, हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर के अंदर पढ़ लिया था. I'll put the link in the description. You can check out the first chapter. The video is already been uploaded. कि रिसोर्सेज क्या होता है, जो भी चीज़ हमारे काम में है वो रिसोर्स होता है. बट अब आप लोग बोलोगे मैम फॉरेस्ट हमारा रिसोर्स कैसे है, वाइल्ड लाइफ हमारे लिए रिसोर्स कैसे है. तो फॉरेस्ट बेटा, फॉरेस्ट में क्या होता है, ट्रीज होते हैं. फॉरेस्ट इज व्हाट, बेसिकली ट्रीज. ट्रीज से हमें क्या मिलती है, हमें ऑक्सीजन मिलती है, वाइल्ड लाइफ को रहने की जगह मिलती है, हमें मेडिसिन भी मिलती है कुछ से, एंड ऑल्सो हमारा इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा प्योरीफाइड रहता है. तो फॉरेस्ट हमारे लिए सबसे बड़ा रिसोर्स हुआ या नहीं हुआ, बहुत बड़ा रिसोर्स हुआ. अब उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमारा जो रेनफॉल पैटर्न है वो भी किससे मेंटेन रहता है, बाय ट्रीज. और ट्रीज का मतलब फॉरेस्ट. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमें पता है कि हम इस प्लानट के अंदर सिर्फ हम लोग ही नहीं रहते, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लाइकेंस, बैक्टीरिया सब रहते हैं. लाइकेंस पता है आप लोगों को, ब्लू व्हेल्स, एलिफेंट सब रहते हैं इसके अंदर. ठीक है, तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमारा पूरा जो इकोसिस्टम है बहुत कॉम्प्लेक्स है. हमारे पास इमेंस बायोडाइवर्सिटी. इमेंस बायोडाइवर्सिटी मतलब हमारा जो इकोसिस्टम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. दिस इज एन एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन इमेंस बायोडाइवर्सिटी. वी ह्यूमंस अलॉन्ग विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम इन विच वी आर ओनली अ पार्ट ऑफ, वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस. मतलब हम ह्यूमंस जो खुद को इतना बड़ा समझते हैं, हमें इतना बड़ा समझने की जरूरत है क्योंकि हम लोग भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबके ऊपर एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड है. फॉर एग्जाम्पल, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, हम जो बाकी वेजिटेरियंस लोग हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. तो एक दूसरे के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और एक दूसरे के बिना हम नहीं रह सकते. फॉर एग्जाम्पल द प्लांट्स, ये देखिए ये लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ, ऑब्वियसली the water we drink, the soil that produces our food, without which we cannot survive. तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. और जो फॉरेस्ट है वो की रोल प्ले करता है इस सब के अंदर, बिकॉज वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है सब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये अंडरलाइन कर लेंगे सब लोग. नेक्स्ट, अभी हम एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, दैट इज बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इट इज़ इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शंस, क्लोजली इंटीग्रेटेड इन ए सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज. मतलब बेसिकली बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वो है कि बहुत सारे डाइवर्स टाइप के एनिमल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ट्रीज सब कुछ है, एंड वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. ओके, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया. ये मुझे लगता है बच्चों आज तक भी बहुत लोगों को डाउट होता है, तो प्लीज़ ये लिख लो. फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स. ओके, तो बच्चों सबको पता है कि फ्लोरा एंड फौना इंडिया का बहुत फेमस है, आप लोगों को सबको ही पता है. इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, जितनी वर्ल्ड के अंदर कहीं नहीं है. इंडिया इज़ द रिचेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ वास्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. देर इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड. मतलब सपोज अगर हमने अभी 1000 डिस्कवर कर लिया है, तो बेटा अभी तो 3000 हमें और डिस्कवर करना बाकी है. इंडिया के पास में इतनी बायोडाइवर्सिटी है, राइट. जैसे कि एंड आपने ये भी रियलाइज़ किया होगा कि उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. द डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना सो वेल इंटीग्रेटेड इन आवर डेली लाइफ दैट वी टेक दीज फॉर ग्रांटेड, बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेड ड्यू टू इनसेंसिटिविटी ऑफ आवर एनवायरमेंट. मतलब हम इसे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लीनियंटली लेते हैं, बट अगर इनको हल्का सा भी हार्म हुआ तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा. नाउ, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने इतने सारे प्रोग्राम सुने होंगे, इतनी सारी चीज़ें हो रही है वर्ल्ड के अंदर, स्पेशली इंडिया के अंदर, टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट. अब कैसे? कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैड बिकम असेंशियल. बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है. हमें क्यों इन्हें कंजर्व करने की ज़रूरत है, कंजर्व तो करें पर क्यों ज़रूरत है हमें, क्योंकि इट प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग. फॉर एग्जाम्पल, इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज. फिशरीज टू आर हेविली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी. इनको कंजर्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इनके ऊपर इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा क्या है,
बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है तो हमें इन्हें कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि हम बोलें कि अभी भी हम लोग ट्रेडिशनल क्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ताकि उससे ट्रेडिशनल क्रॉप होगी। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे कि वीट की या राइस की वैरायटी आ चुकी है, तो बेटा वो वैरायटी लाने के लिए भी हमें उनके लिए जो ट्रेडिशनल जो बेसिक जो है वो हमें नीडेड है, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि मैम एक्वेटिक एनिमल्स तो नहीं है, बेटा नहीं, एक्वेटिक एनिमल्स भी एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर बड़ी वेल को जीना है तो छोटी मछलियों का पॉन्ड के अंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि रोज तो वहाँ जाके कोई इंसान खाना नहीं डाल के आ सकता, तो उनका होना भी ज़रूरी है। तो मतलब हमें एक बायोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बना के चलना ही चलना पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं इन द 1960s एंड 70s कंजर्वेशनिस्ट, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत जल्दी जल्दी बोल के मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो ढंग से बोलेंगे हम इसे कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड नेचुरल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मैं इसे दूसरे कलर से मार्कअप कर रही हूँ। डिमांड किया था द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की, इंडियंस की जो वाइल्ड लाइफ है उनको क्या किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। क्यों प्रोटेक्ट किया जाए? क्योंकि बहुत ज़्यादा वो है। तो एक एक्ट आया था, ये सबको याद रखना है, इम्प्लीमेंटेड इन 1972। कब आया था ये एक्ट? 1972 के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस निकले थे कि हैबिटेट को क्या किया जाएगा, ढंग से प्रोटेक्ट किया जाएगा, और सारी चीज़ें प्रोटेस्ट हुए थे स्पीशीज़ के लिए, बहुत कुछ हुआ था। और थ्रस्ट ऑफ प्रोग्राम वाज टुवर्ड्स protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, given legal protection to their habitats, restricting trade in wildlife। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मार्क कर लो इसको। इसके अंदर क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम स्टार्ट किया था उसके अंदर उन लोगों ने क्या बोला था कि चलो ठीक है, अभी जो एंडेंजर्ड है, फॉर एग्जांपल अगर टाइगर है वो एंडेंजर्ड में, मतलब बहुत लिमिटेड टाइगर बचे हमारे इंडिया के अंदर, तो ठीक है, लेकिन अब जो बचे हुए हैं उनको तो बचा लें हम कम से कम, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, बैन कर देंगे हम हंटिंग। हंटिंग क्या हो जाएगी, कंप्लीटली बैन हो जाएगी। लीगली प्रोटेक्शन दी जाएगी उनके हैबिटेट्स को, मतलब जहाँ वो रहता है उन एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाएगा कि वहाँ पे जाके कोई हंटिंग ना करे। और ट्रेडिंग नहीं होगी वाइल्ड लाइफ की। अब वाइल्ड लाइफ की ट्रेडिंग क्यों होती थी? उनकी स्किन के लिए होती थी, उनके टीथ के लिए होती है, उनके बोन्स के लिए होती है, ठीक है। तो वो ट्रेडिंग नहीं होगी, वो बिल्कुल क्या कर दी जाएगी, बैन हो जाएगी। ऑब्वियसली सेंट्रल और गवर्नमेंट स्टेट के अंदर नेशनल पार्क्स बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई, मैंने आप लोगों को बताया था नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया, सेवरल प्रोजेक्ट बनाए गए स्पेसिफिक एनिमल के लिए, जिनको जो बहुत ज़्यादा डेंजर में थे उस टाइम के अंदर, जैसे कि टाइगर था, उसके अंदर कौन कौन से एनिमल आएंगे ये सब लोग याद रखेंगे, टाइगर, राइनोसोरस, कश्मीरी स्टैग, हंगुल, और 3 टाइप के क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल, द एशियाटिक लायन एंड अदर्स। मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, चिंकारा, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड and snow leopard etc. have been partial or full part of this legal protection in इंडिया। मतलब ये जो एनिमल्स के नाम हैं ये आपको सबको याद रखने हैं। बेसिकली टाइगर, ब्लैक, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लायन, ये तो आप सबको पता ही होगा। उसके अलावा आप लोग क्रोकोडाइल का याद रख लेना और हॉर्न राइनोसरस का याद रख लेना। आप लोगों के लिए आई थिंक इतना इनफ होने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर, मैंने बताया प्रोजेक्ट टाइगर सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे पूछा जाता है बेसिकली, तो ये आप लोग क्या याद रखोगे, मैं मार्कअप कर देती हूँ, वो चीज़ आप लोग को इसके अंदर याद रखनी है, ओके। इसके अंदर की वाइल्ड लाइफ होता है प्रोजेक्ट टाइगर। ये कब आया था? इन 1973 अथॉरिटीज़ ने रियलाइज़ किया कि टाइगर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और हंट हो रहा है। तो इसके अंदर मेजर थ्रेट क्या था कि बहुत ज़्यादा पोर्चिंग हो रही थी, श्रिंक हो रहे थे उनके हैबिटेट, प्रे बेस कम हो रहा था, और स्पीशीज़ जो थी ह्यूमन पॉपुलेशन उनको मार रही थी। और ट्रेड किस चीज़ का हो रहा था? मैंने अभी बताया स्किन का हो रहा था, बोन्स का हो रहा था ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, और उनका एशियन कंट्रीज़ के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो रही थी। अगर हम नहीं रोकते तो शायद आज की डेट में हमें कोई टाइगर मिलता ही नहीं। तो इंडिया नेपाल प्रोवाइड कर रही थी 2/3 ऑफ सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन। तो ये 2 नेशन ने क्या किया, प्राइम हमने इंडिया और नेपाल ने हमने प्राइम टारगेट बना लिया और हमने प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया। अब प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंदर शुरू हुआ था। टाइगर कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और सबसे एक बड़ा प्रोजेक्ट था अभी तक का कि टाइगर्स को कंजर्व करना ही करना है। और इसके अंदर क्या बना था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना था इन उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क बना था वेस्ट बंगाल में, बंदरबन नेशनल पार्क बना था मध्य प्रदेश में, सरिस्का सेंचुरी बना था राजस्थान के अंदर, एंड मनस टाइगर रिजर्व बना था आसाम के अंदर, एंड पेरियाल, ये आपको टाइगर रिजर्व्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये याद रखने हैं कि टाइगर रिजर्व्स कहाँ पे कौन से बने थे। राइनोसोरस भी बेटा एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर खतरा है उनको भी, तो प्लीज़ वो भी आप नोट डाउन करेंगे, ओके। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो आप किस बात पे फोकस कर रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर,
कि बायोडाइवर्सिटी को भी हमें क्या करना है, सेव करना है, और ज़्यादा इंटेंसिव हो चुका है। जैसे जैसे हमें दिख रहा है इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट्स आर बिगनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग। अब धीरे धीरे यही नहीं हम बड़े एनिमल्स को लेंगे, इवन इंसेक्ट्स को भी कर रहे हैं। इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 and 1986, several hundred butterflies, moth and one dragonfly have been added to the list of protected species. In 1991 of the list, first time plants were also added. अब धीरे धीरे हम सिर्फ बड़े एनिमल्स को ही नहीं बेटा, हम बटरफ्लाइज, हम छोटे जो इंसेक्ट्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डाल रहे हैं। इनफैक्ट अब ट्रीज को भी प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ट्रीज की कटिंग इतनी ज़्यादा कर दी है ना ह्यूमंस ने, कि अब ट्रीज को भी प्रोटेक्ट करने की नौबत आ चुकी है। ओके, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनको, हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम करेंगे रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये तीन हमारी बेसिक वो होती है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाई है। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब रिजर्व फॉरेस्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी, उन्हें बोलता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, ऑलमोस्ट 1/3 of the total forest area is protected forest as declared by the forest department. This forest land are protected from any further depletion. मतलब उसे बाकी के डिप्लीशन से क्या कर रहा है, बचाया जा रहा है। मतलब कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोला कि इसको तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ये हमारी प्रोटेक्टेड लैंड है। प्रोटेक्टेड लैंड सबको आ गया समझ में, रिजर्व से रिजर्व। एंड अनक्लास फॉरेस्ट क्या होता है, ये अदर फॉरेस्ट है जो वेस्ट लैंड है, जो हम गवर्नमेंट को भी दिया जा रहा है, प्राइवेट कम्युनिटीज़ को भी दिया जा रहा है कि ठीक है चलो ये वाली जो ऐसी लैंड है जो कि आप काम में ले सकते हो। रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर रिफर्ड एज परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट, referred as permanent forest estate maintained for the purpose of producing timber and forest produce and for protective reasons. Madhya Pradesh has the largest permanent forest consisting of 75% of forest area. मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान रखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। अब हमने देखा कि प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, एमपी के अंदर ज़्यादा है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर और आंध्र प्रदेश के अंदर क्या ज़्यादा है, जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो ज़्यादा है। एरियाज नाउ वेयर बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान हैव बल्क ऑफ अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिसे प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, हमने पढ़ा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो प्रोटेक्ट करा जा रहा है। Okay, eastern states and Gujarat have a very high percentage of forests that are unclassed forests and managed by local communities. Unclassed forest वो है जो एक्चुअली गवर्नमेंट जिसको हैंडल नहीं करे, जैसे अनक्लास जो लोग हैं, जो मतलब जो नॉर्मल कम्युनिटीज़ है वो लोग हैंडल कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे अनक्लास फॉरेस्ट। नाउ कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। अब कुछ कम्युनिटीज़ आगे आई कंजर्वेशन के लिए, कुछ कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हुई है अपने कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि उनको खुद की लैंड को क्या करना था, कंजर्व करना था। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि नहीं, लैंड को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। तो उन्होंने कैसे कंजर्व किया, कंजर्वेशन स्टडीज सिर्फ कंट्री ने नहीं बनाई, कुछ कम्युनिटीज़ ने भी बनाई। जैसे सम एरिया ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज़ आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। मतलब उन्होंने गवर्नमेंट की हेल्प ली, उन्होंने बोला, जैसे आप लोगों को पता है ट्राइबल पीपल रहते हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो उन्होंने बोला इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान द विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय सिटी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब जो सरिस्का के वहाँ पे लोग रहते हैं उन्होंने लड़ाई की कि नहीं, हमें यहाँ पे माइनिंग नहीं होने देनी है, उसकी वजह से हमारा फॉरेस्ट एरिया क्या होगा, छिन जाएगा। तो उन्होंने वो की। इन मैनी एरियाज विलेजर्स देमसेल्फ आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स, और वो खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं। द इनहैबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एज देयर भैरवदेव, धाका, सोचरी, डिक्लेयरिंग देयर own set of rule and regulation which do not allow hunting and protecting their wildlife against any outside encroachment. अब ये जो अलवर की हम बात करें, राजस्थान में अलवर में 5 विलेजेस हैं, उन्होंने 1200 हेक्टेयर की लैंड को बोला है कि ये हमारी भैरवदेव, धाकव, सौंचुरी है, यहाँ पे हम लोग खुद अपने हिसाब से अपने रूल्स लगाएंगे और हम यहाँ पे हंटिंग बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, हम इस लैंड को खुद ही प्रोटेक्ट करेंगे। ऑल्सो चिपकू मूवमेंट के बारे में सबने बहुत सुना होगा, हिमालयाज में सक्सेसफुली हुआ था, जिसके अंदर डिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ था। सबको पता है कि लोगों ने वहाँ पे जाके ट्रीज को हक कर लिया था, उसे चिपकू मूवमेंट बोला था। और उस कम्युनिटी ने क्या किया, अफॉरेस्टेशन की थी, मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए थे। एंड ऑल्सो अगर हम देखें, फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप्स लाइक द बीज बचाओ आंदोलन इन तेहरी एंड नवादा हैव शोन द एडिक्वेट लेवल ऑफ डिसर्टिफाई क्रॉप प्रोटेक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल एंड पॉसिबली इकोनॉमिक वायलेबल। अब बीज बचाओ आंदोलन के अंदर क्या हुआ था,
जो पर्टिकुलरली इन तहरी में हुआ था नवोदया के अंदर, उन्होंने क्रॉप प्रोडक्शन किया था ताकि सिंथेटिक जो केमिकल्स है उनको यूज़ ना किया जाए और पॉसिबली अच्छी ग्रो की जाए। इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम फर्निशेज अ गुड एग्जाम्पल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन मैनेजमेंट एंड रिस्टोरिंग ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। मतलब ये जो बेसिकली है कि हमारे यहाँ पे जो JFM है, मतलब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, वो क्या करता है JFM वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनकी हेल्प से उस फॉरेस्ट को बचाने में, वहाँ की क्रॉप्स को बचाने में, वहाँ की वाइल्ड लाइफ को बचाने में क्या करता है, हेल्प लेता है और स्टेप्स आगे से आगे फॉरवर्ड करता है। Okay, the program has been in formal existence in 1988 when the state Odisha passed the first resolution for joint फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये सबको याद रखना है, JFM कब पास हुआ था। इसके अंदर लोकल विलेजेस की हेल्प ली जाती है और लैंड को मैनेज किया जाता है। इन रिटर्न द मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी एंटाइटल्ड इमीडिएटली बेनिफिट लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स शेयर इन टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। अगर और इसके बदले में लोगों को क्या मिलता है, उनको वहाँ पे जो प्रोड्यूस है, जो टिम्बर में उन्होंने ग्रो किया उसमें अच्छा शेयर मिलता है अगर वो ढंग से प्रोटेक्ट करके करेंगे, और उसके अंदर भी उनको बाकी के भी प्रॉफिटेबल चीज़ें होती है। इससे हमें क्लियर लेसन मिलता है गाइस कि डायनेमिक जो है, एनवायरनमेंट का जो डायनेमिक है वो बहुत बड़ा है और हमें इंडिया को रिकन्स्ट्रक्ट करने में टाइम लगेगा, बट स्टिल अभी भी हमें बहुत लंबी रेस है इस चीज़ के अंदर। अभी भी लोग नहीं मानते हैं। इलीगल हंटिंग तो होती ही होती है, ये बात सबको पता है, सब चीज़ें इलीगल होती है, तो वो तो होती है, पर हमें धीरे धीरे इसमें भी हम बहुत आगे आ चुके हैं और इससे आगे हम आगे जा सकते हैं। एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, देर आर पीपल सेंट्रिक एनवायरमेंट, इको फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग। चलो अभी एक चीज़ और है, सेक्रेड ग्रूव्स के बारे में हम बात करें। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, फटाफट एक बार मैं पढ़ा देती हूँ। बेसिकली सेक्रेड ग्रूव्स बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं कि वो सेक्रेड ग्रूव जिसको हम गॉड और गॉडेसेस के फॉरेस्ट बोलते हैं, उनको भी लोग बचा रहे हैं, उनको अनटच बाय लोकल पीपल एंड इंटरफेरेंस। वहाँ पे कोई भी जा नहीं रहा है, वो बेसिकली सेक्रेड बन चुका है, मतलब पूजा पाठ की जगह हो चुकी है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आपको रेयर स्पीशीज़ मिलेगी। अब ऐसी बात है, अगर आपसे पूछे कि पर्टिकुलर ट्री को भी हम बचा रहे हैं, जैसे कि हम कोई ट्रीज़ है उन एरियाज़ को बचाते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करोगे तो ट्राइबल्स इन उड़ीसा एंड बंगाल बेसिकली दे वर्शिप टर्मिडिस, मतलब हल्दी के पेड़ की पूजा होती है, मैंगो की पेड़ की पूजा होती है। अगर आप बात करेंगे मुंडाज एंड संथल छोटा नागपुर रीजन में, तो वो महुआ की बेसिकली कंदामना की उसकी पूजा करते हैं। तो बेसिकली इंडियंस ने अपने ट्रेडिशंस को भी ज्वाइन कर रखा है इन चीज़ों से, और वो उनको भी बहुत पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउ हंटिंग नहीं होती है, आपको पता है काउ इज़ वेरी सेक्रेड फॉर अस, तो काउ हंटिंग नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स भी है जिनको सेक्रेड बना दिया गया है, बहुत सारी प्लेसेस है, बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज है उनको सेक्रेड बना दिया गया, और उसकी वजह से उनको वो हार्म बिल्कुल भी नहीं करता। सो दिस इज बेसिकली सेक्रेड ग्रूव रीजन। ओके, सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इट वॉज अ वेरी इजी चैप्टर गाइज, बस बेसिकली इसके अंदर कुछ नहीं है, नेचुरल वाइल्ड लाइफ वगैरह है वो आप लोग को याद करने की क्यों इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से रीजन है जो अभी सेव किए जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है गाइज, वो आता है टाइगर रिजर्व वाला, तो प्लीज़ आप लोग ये याद रखेंगे। एनिमल्स कौन कौन से वो याद रखेंगे, टाइगर रिजर्व्स कहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। बाकी इट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर। ओके एवरीवन, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ ये वाले क्वेश्चंस, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, आई विल डिस्कस इट फॉर यू गाइज। ओके, सो हियर वी कम अप टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप you all enjoyed too. I will see you into the next video. Until then, have a joyful learning guys. Bye bye.